पोएम है दैट इज द ब्लैक बॉय बाय विलियम ब्लेक। ठीक है, एक लिटिल ब्लैक बॉय है। ब्लैक बॉय यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है एक ऐसे बच्चे को जो काला हबशी है, यानी कि वो जो स्याह फाम होते हैं ना, ब्लैक पीपल जो कि इंग्लैंड के अंदर होते हैं, वो एक मतलब उस बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा ब्लैक है। तो अब वो जो है अपनी माँ से पूछता है कि भाई मैं ब्लैक क्यों हूँ, लेट्स सी अब उसकी मदर क्या कहती है। विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा सा इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब आप लिखते हैं ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा विलियम ब्लेक के बारे में लिखेंगे। इंग्लिश पोएट एंड पेंटर विलियम ब्लेक वाज बोर्न ऑन नवंबर 28 1757। Blake was active during the romantic age of arts, which focuses on intense emotions and nature, and was a reaction to increasing use of technology and machinery of the Industrial Revolution. Blake wrote and painted about many social issues, including criticism of Church of England. He also wrote about the abolition of slavery, which is the focus of the Little Black Boy. और उसने जो है ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो कि फोकस था लिटिल ब्लैक बॉय पे, यानी कि छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता था वो उसके बहुत ज्यादा खिलाफ था। और यहाँ भी उसने अपनी जो है पोइट्री के जरिए जो है, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, ये जो मजदूर तबका था इन्होंने बगावत कर दी थी, जैसे आप लोगों ने टेल ऑफ द टू सिटीज के अंदर भी पढ़ा होगा। तो उसने जो है इस एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है उसके बारे में लिखा था। The Little Black Boy was published on one of Blake's most famous poetic work, a collection of illustrated poems called Songs of Innocence and Experience. One half of the collection, the Songs of Innocence, are poems about childhood and purity. ठीक है, वन हाफ जो था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का वो क्या था, वो चाइल्डहुड और प्योरिटी था। और सेकेंड हाफ जो था जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस था वो क्या था, एडल्टहुड और उसकी करप्शन, ऑपरेशन एंड वायलेंस था। लिटिल ब्लैक बॉय को देख लेते हैं कि ये कैसी पोएम थी। द लिटिल ब्लैक बॉय इज फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड वाज पब्लिश्ड इन 1789। एट दिस टाइम इन इंग्लैंड स्लेवरी वाज स्टिल लीगल। ठीक है, उस वक्त भी स्लेवरी लीगल ही थी एंड वुड नॉट बी अबॉलिश्ड अंडर 1834। और 1834 तक इसको खत्म नहीं किया गया था। लेट्स लुक एट द टेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड समराइज इट। William Blake included The Little Black Boy in his collection The Songs of Innocence, published in 1789. The poem is considered to be one of the most uncomfortable of Blake lyric poems. This is because it deals with the issue of racism and slavery. ठीक है, इसके अंदर आपको इशू ऑफ रेसिज्म और स्लेवरी जो है ये नजर आएगा। The black race suffers in order to teach the wild world wisdom. ब्लैक रेस जो है एक्चुअली दैट इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द ब्लैक रेस विद दैट वाइट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो ब्लैक रेस है वो सफर कर रही थी इन ऑर्डर टू टीच द वाइल्ड वर्ल्ड विजडम। ये जो वाइल्ड वर्ल्ड विजडम क्या कहा जा रहा है कि ये जो यूरोपियंस हैं और अमेरिकन हैं वो हमेशा अपने आप को वाइट समझते हैं और वो बाकी तमाम दुनिया को ब्लैक समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्याह फाम बच्चा है जो काला हबशी है, वो जो है वो जो है सफर करते हैं ब्लैक रेस को टू टीच वाइट वर्ल्ड विजडम, बट द ब्लैक चाइल्ड डिप्लोर्स हिज ओन कलर। लेकिन यहाँ पे वो जो ब्लैक चाइल्ड है वो अपने ही कलर के बारे में बड़ा परेशान होता है कि मतलब ये मेरा कलर ब्लैक क्यों है, since his theme to prevent the world realizing his purity of the soul। और वो ये कहता है कि उसका ये जो ब्लैक कलर है वो प्रिवेंट कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है किसको, कि जो क्योंकि उसका रंग काला है ना तो लोग उसकी प्योरिटी ऑफ सोल को देख नहीं पा रहे। तो उसको ये लगता है कि उसका वो जो काला रंग है ना वो उसकी प्योरिटी ऑफ सोल जो है, दुनिया ना उसकी इस काले रंग की वजह से जो है उसकी प्योरिटी ऑफ सोल को रियलाइज नहीं कर पा रही। एक्चुअली इसका ये मीनिंग। ठीक है, ब्लेक ह्यूमनिज्म इज एविडेंट इन हिज पोएम। अब यहाँ पे सेकंड जो इसकी थीम है वो ब्लेक की ह्यूमनिज्म है। In an age when black people were treated worse than animals, he makes a black woman and child the guardians of selfless giving, which is essence of true Christianity. While this poem emphasizes the philosophy of Christ, there is yet ambivalence. While in English countryside, every child has the birthright of divine love, the little black boy has to strive to be worthy of acceptance. The black child has to cast off his color skin to find friendship from the white child. और black child जो है वो क्या है, has a cast of his color skin। उसको अपनी वो जो कलर स्किन है उसको उसके बारे में वो बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको,
to find friendship from the white child. वो कहता है कि ये जो मेरा रंग काला है, अब मैं इस white child के साथ कैसे friendship करूंगा. अब इसका एनालिसिस देखते हैं. ये तो समरी होगी. द ब्लैक चाइल्ड, जो इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया वो हो गया. द लिटिल चाइल्ड लाइक द चिमनी स्वीपर टीचेस दैट लाइफ इज समथिंग टू एस्केप फ्रॉम, which means in many ways it portrays a tragic vision, but the poem retains its innocence because there is belief in happiness and redemption. The poem is a poem of transition, a poem of doubt in heart of poet as he explores prejudices and racial issues. It is a searching poem which gives the reader an insight in how Blake saw the world. ठीक है, अब ये एक सर्चिंग पोएम है जो कि रीडर को एक इंसाइट देता है कि ब्लेक कैसे दुनिया को देखता है. अब वो बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछता है, माय मदर बोर्न मी इन साउदर्न वाइल्ड. साउदर्न वाइल्ड यानी कि साउथ एरियाज में उसकी जो है परवरिश हुई है. साउदर्न वाइल्ड यानी कि साउदर्न जंगलों में, जंगल्स में उसकी जो है वो परवरिश हुई है. और साउदर्न वाइल्ड एक्चुअली ये नाइजेरियन पीपल को और ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड आई एम ब्लैक. तो वो कहता है क्योंकि मेरी माँ ने जो है मुझे पैदा किया कहाँ पे, साउदर्न वाइल्ड, इसलिए मैं ब्लैक हूँ. बट ओ माय सोल इज वाइट, लेकिन मेरी सोल तो वाइट है. वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड. और उतनी वाइट जैसे एक एंजल होता है और जैसे एक इंग्लिश बच्चा जो है वो वाइट होता है, उसी तरह मेरी सोल भी तो वाइट है. बट आई एम ब्लैक एज आई बिवर्ड ऑफ लाइट. लेकिन वो कहता है मैं तो ब्लैक हूँ क्योंकि वो जो लाइट है ना वो मेरे तक पहुंचती नहीं है. ठीक है. तो द पोएम ब्लैक बॉय by William Blake begins with the little black boy himself narrating. और यहाँ पे पोएम जो है लिटिल ब्लैक बॉय जो है वो एक्चुअली बिगिन करती है. वो जो छोटा सा बच्चा होता है जो काले रंग का होता है वो अपने आप को नरेट कर रहा होता है कि देखो मेरा रंग काला है. द पोएम द बॉय टेल्स द रीडर हाउ हिज मदर गिव बर्थ टू हिम इन साउदर्न फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, वो अफ्रीका के जंगलात में एक्चुअली पैदा हुआ होता है ये बच्चा, इस वजह से उसका रंग काला होता है. सो ही इज ब्लैक बट ओनली स्किन इज ब्लैक व्हाइल हिज सोल इज व्हाइट. So there is the compare and contrast of black and white. The whiteness of the course representing purity. और ये जो whiteness है उसके of course वो क्या represent कर रहा है, उसकी purity को कर रहा है. His spirit soul is as white as an angel. I think the insinuation is that black child is bemoaning his skin. वो जो अपनी स्किन को भी मौन कर रहा है, यानी कि उसको शर्मिंदगी हो रही है अपनी ब्लैक स्किन की वजह से. बिकॉज इट गिव्स द अपीयरेंस दैट ही इज bereaved ऑफ लाइट. क्योंकि वो एक ऐसी अपीयरेंस दे रही है जैसे वो रोशनी से बहुत ज्यादा दूर है. यानी कि वो जो लाइट है वो उसकी स्किन पे पड़ती है तो शायद मध्यम पड़ जाती है. माई मदर टॉट मी, देखिए बेटा फिर वो कहता, माई मदर टॉट मी अंडरनेथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे. She took me on her lap and kissed me and pointing to the east began to say. फिर वो कहता है कि मेरी माँ जो है वो मुझे एक दरख्त के नीचे समझाती है. एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, जब वो हीट यानी कि दोपहर में बैठी हुई होती है. शी टुक मी ऑन हर लैप, वो उसको अपनी गोद में लिटा लेती है और वो उसको किस करती है. एंड पॉइंटिंग टू ईस्ट बिगेन टू से, और वो फिर सनराइज की तरफ जो है ईस्ट की तरफ उसको पॉइंट करती है जहां से सूरज निकल रहा होता है. The second stanza of poem continues the narration by Black Boy. In these 4 lines, he tells the reader that his mother brought him up and taught him in the shade of tree, in the face of heat of sun. कि उसकी माँ ने उसको कैसे पढ़ाया, शेड ऑफ द ट्री इन द फेस ऑफ द हीट, यानी कि वो अफ्रीका को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. Sitting herself down, facing the heat of the day, the mother made her son sit on her lap and kissed him lovingly. Then pointing with her finger to the direction of the east where the sun rises, the mother started speaking to her child in following manner. अब माँ उसको जवाब देती है, look on the rising sun, there God does live and gives his light and gives his heat away, and flowers and trees, these men receive comfort and morning joy in noonday. और वो उसको कहती है कि देखो तुम सन की तरफ देखो, देयर गॉड लिव, जहाँ पे गॉड रहता है. एंड गिव्स हिज लाइट, और देखो वो अपनी लाइट भी देता है. एंड गिव्स हिज हीट अवे, और वो अपनी हीट भी देता है. देन फ्लावर्स और ट्रीज एंड बीस्ट मैन रिसीव, और इसी हीट की वजह से, इसी लाइट की वजह से जो है फ्लावर, ट्रीज और बीस्ट और मैन जो है वो उसको रिसीव करते हैं. यानी कि रिसीव करने का मतलब है इन्हीं की वजह से तो इंसान पलता बढ़ता है. कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे, और जो कि उसका कंफर्ट का बायस बनता है, उसकी ये सन ही है जो कि उसकी कंफर्ट का बायस बनता है मॉर्निंग से लेके नून डे तक.
In the third stanza of four line contains the statement of the mother to her son. The mother directs the attention of her black boy to look at the rising sun and tells him that gods live there. यानी कि presence of God जो है वो हमेशा जो है विलियम ब्लेक की पोएम्स के अंदर नजर आती है. From there, the sun provides light and heat to the creator of the world. All flowers, trees, beasts, human beings receive from the sun comfort in morning and happiness at noon. You can see here the Christian undertone. Many people would have considered black people to be savages, so the idea of them being Christian and worthy of God's light would have been aligned to them. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक पीपल को सेवेजेस सेवेजेस कहते हैं, जंगली समझते हैं या बिल्कुल जाहिल समझते हैं. सो द आइडिया ऑफ देम बीइंग क्रिश्चियन एंड वर्दी ऑफ गॉड्स लाइट वुड हैव बीन अलाइंड टू देम. तो ये आइडिया कि वो और ऑफ बीइंग क्रिश्चियन के वो क्रिश्चियन मतलब हैं या वर्दी ऑफ गॉड लाइट हैं, तो ये वो समझते हैं कि शायद वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर है. Yet Blake bravely attacks and subvert this dated concept. और इस वजह से ब्लेक जो है वो ब्रेवली अटैक करता है और सबवर्ट करता है इस डेटेड कॉन्सेप्ट को. And we are put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love. And these black bodies and this sunburned face is but a cloud like a shady glow. और वो फिर उसको तसल्ली देती है कि देखो, we are put on earth a little space, कुछ अरसे के लिए हम दुनिया में आए हैं. Then we may learn to bear the beams of love. और हमें ये beams of love है, इनको bear करना है और इनको bear करना सीखना है. And these black bodies, और चाहे फिर ये ब्लैक बॉडीज हो या सनबर्न फेसेस हो, यानी कि इस बट अ क्लाउड, ये तो सब एक क्लाउड है, एक साया है. एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, और ये एक शेडी ग्रोव है. शेडी ग्रोव उसको क्या कहा जा रहा है, ये जो बॉडी है बेसिकली वो उसको कह रही है कि देखो ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, ये तुम्हारी सोल की ग्रोव है. यानी कि उसने एनक्लोज किया हुआ है तुम्हारी वाइट सोल को, उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है तुम्हारी वाइट सोल को. तो जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो ये हमारी वाइट सोल ही होती है जो आसमान पे जाती है. तो वो कहती है कि हम कुछ अरसे के लिए दुनिया में आए हैं और हमें ये सारी चीजें बेयर करनी है. ये तो बॉडी जो है इसने तो ये तो एक सिर्फ शेडी ग्रोव है, यानी कि तुम्हारी बॉडी ब्लैक है, शेडी ग्रोव है जिसने एनक्लोज किया हुआ है तुम्हारी सोल, वाइट सोल को. The mother continues speaking to her little boy in the fourth stanza, where and she tells her son that human beings are provided a little space in order to learn to bear the big rays of love. They become worthy of God's love and illumination. अब यहाँ पे वो क्या है, वो बिग रेस ऑफ लव की बात करती है, वो जो उसकी माँ होती है. दे बिकम वर्दी ऑफ गॉड्स लव एंड इल्यूमिनेशन, और वो कहती है कि देखो हम ज्यादा वर्दी हैं God's love or illumination की. She says that black bodies and sun-stained faces are like clouds and like shady clothes for them. When what this mean is that although one might associate a black body with negativity, and that it can be likened to shadow, that a shadow is a relief on sun face. वो कहता है कि देखो ये जो ब्लैक बॉडी है, एक इंसान अक्सर ब्लैक बॉडी को एसोसिएट करता है नेगेटिविटी के साथ. अच्छा यहाँ पे देखें इन्होंने कैन बी लाइकन टू शैडो, शैडो इज अ रिलीफ ऑन अ सनी डे. तो वो कहती है कि ये हमारा ब्लैक बॉडी जो होती है ये तो शैडो है जो कि सनी डे में हमें रिलीफ देती है. शी इज इफेक्टिवली शोइंग हर सन दैट डिस्पाइट द कलर ऑफ हिज स्किन ही बिलोंग. और वो जो है शो करती है अपने सन को अपनी मोहब्बत, बजाय इसके कि उसका रंग काला था. फॉर देन when our souls have learned the heat to bear, तो कहती है फिर जब हमारी सोल जो है इस हीट को बर्दाश्त कर लेती है, the cloud will vanish, तो ये क्लाउड खत्म हो जाता है. we shall hear his voice, फिर हमें गॉड की आवाज सुनाई देती है. his यहाँ पे गॉड को कह रही है. saying some out of my grove my love care and round my golden tent like lamps with us. और फिर गॉड क्या कहता है कि गॉड फिर इंसान को पुकारता है, यानी कि जब इंसान दुनिया में जो है एक टाइम गुजार लेता है तो गॉड उसको इस ब्लैक पर्सन को पुकारता है, कम आउट फ्रॉम माय ग्रोव माय लव. कि अब वो जो बॉडी जो है वो तुम्हारी जो ग्रोव थी वो सोल को पुकारता है जो कि वाइट होती है ना. तो वो कहता है कि वो अपनी तुम्हारी जो वाइट सोल है उसको पुकारेगा फ्रॉम द ग्रोव. वो कहता है फिर वो कहता है कि कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माय लव एंड केयर एंड राउंड माय गोल्डन टेंट लाइक लैम्प रिजॉइस. और अब तुम मेरे गोल्डन टेंट के राउंड आ जाओ, यानी कि वो जो तख्त है गॉड का वहां पे आ जाओ, लाइक लैम्प रिजॉइस, जैसे लैम्प जो है वो रिजॉइस करते हैं.
In the fifth stanza, mother tells the boy, when the bodies of the black, like mother and son, become accustomed to tolerate the heat of the sun, their soul will be free of clouds. तो उनकी जो soul होती है वो उस cloud से free हो जाती है, and they will be able to hear divine voice asking them out of the grove to divine care and love to move about happily round the golden tent like happy lambs. Lambs being religiously associated with divine. Here in this stanza, the body is seen as garment of soul to be worn on earth. Once the child is spiritually prepared to face the brilliance of heaven, this material protection is no longer necessary. उसके बाद वो कहता है, thus did my mother say and kiss me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white, could cloud free and round tent of log like lamps जो है. फिर वो कहता है कि जब मेरी माँ मुझे कह चुकी होती है और वो मुझे प्यार करती है, तो मैं फिर then I say to little English boy, फिर मैं वो white बच्चा जो उसके पास खड़ा होता है, वो कहता, मैं उसको कहता हूँ, when I from black, कि जब मैं ब्लैक हूँगा, और ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, कि वो भी वाइट क्लाउड से फ्री हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारी बॉडीज हैं हम इससे फ्री हो जाएंगे और हमारी सोल्स जो है वो आसमान पे होंगी, तो दोनों ही वाइट होंगी. एंड डाउन द टेंट ऑफ लॉ, टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स भी जो है, तो फिर क्या होगा, तो हमारी सोल्स जब मिलेंगी तो हम फिर एंजॉय करेंगे, हम जो है फिर हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी. इन द नेक्स्ट स्टैंजा द बॉय रिज्यूम्स स्पीकिंग एंड टेल्स द रीडर दैट हिज मदर किस्ड हिम. He then addresses a young white boy. He says that when the black boy and white boy become free from black skin and white skin, they like lambs, flock will play around the tent of God merrily. The black boy renders selfless services to the white child for that he has grown through suffering. The white child is frailer spiritually, for he has been protected from suffering and experience. और वाइल्ड चाइल्ड जो होता है वो क्लियरल होता है स्पिरिचुअली, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है सफरिंग और एक्सपीरियंस, ना तो वो सफर करता है ना उसका एक्सपीरियंस होता, तो वो वाइट चाइल्ड को इन चीजों का इतना पता नहीं होता. सो ऑल द बोथ चिल्ड्रन विल मेक इट टू हेवन. द यंग ब्लैक बॉय विल बी स्पिरिचुअली richer for having endured when he has on earth. और जो बच्चा होता है, जो ब्लैक बॉय होता है, वो ज्यादा स्पिरिचुअली रिचल होता है than white boy. For the time this idea would have been highly controversial, but in keeping with liberal nature of many poets. और ये जो यहाँ पे आइडिया उसने दिया है ब्लैक एंड व्हाइट का जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिया है, वो यूनिवर्सल आइडिया. आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बेयर टू लीन इन जॉय अपॉन आर फादर. नहीं, फादर यहाँ पे वो गॉड को कह रहा है. एंड देन आई विल stand and stroke his silver hair and be like him, and he will then love me. In the last 4 lines of poem, the narrator is little black boy himself. He feels that although his body is black and considered by many to be inferior, his soul, his spiritual self is as fine as white child. So it would appear he has taken his mother teaching to heart. The poet says that the black boy will shade the white boy from the beams of God love, and that acts as a body or garment to white child. अब यहाँ पे वो कहता है कि जो ब्लैक बॉय है वो तो शेड कर लेगा व्हाइट बॉय को फ्रॉम द बीम्स ऑफ गॉड लव, एंड दैट एक्ट्स एज अ बॉडी और गारमेंट टू वाइट चाइल्ड सोल और बॉडी. और वो जो है एक्ट करेगा एक बॉडी और गारमेंट टू वाइट चाइल्ड सोल बॉडी, उसकी सोल और बॉडी के लिए वो एक्ट करेगा एज अ गारमेंट. As the black boy has endured greater suffering on earth, he will help the white boy learn to bear beams of God's love. क्योंकि ब्लैक बॉय ने जो है सफर किया है अर्थ के ऊपर, तो वो जो है हेल्प करेगा व्हाइट बॉय का कि वो लर्न करे टू बेयर बीम्स ऑफ गॉड लव. आफ्टर द व्हाइट बॉय लर्न्स टू बेयर द बीम्स ऑफ लव, देन टचिंग द व्हाइट बॉय विल बिकम पॉसिबल. अंडर द, जैसे ही वो जो व्हाइट बॉय है वो बीम ऑफ लव सीख लेगा गॉड उससे भी और अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी से भी, तो फिर वो बच्चा उसको टच भी कर सकेगा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड लव दे विल बी परहैप्स इक्वल एंड सिमिलर. तो अब वो कहता है कि अंडर गॉड लव अब वो दोनों सिमिलर हैं. देन in his position of apparent equality, the white boy will instantly love the black boy. तो white boy जो है वो instantly लव करता है करेगा ब्लैक बॉय से. यहाँ पे देखिएगा कुछ कंक्लूजन है
Blake wrote the poem just about the time when the mission established by Methodist Society were first founded in 1787, and the trend of religious thought was turning towards preaching Christian gospel to black races. मेथडिस्ट आपको पता है ये प्यूरिटनिज्म के जवाब में था कि इसमें थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए रिलीजियन जो है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई थी कि जो माइनॉरिटीज हैं, ब्लैक रेसेस हैं या जो इवन लोग हैं उनकी तरफ थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए। तो इस वजह से ये मेथडिस्ट सोसाइटी जो है इसने ज्यादा माइनॉरिटीज पे काम किया था। ब्लैक बॉयज वर कॉमनली एम्प्लॉयड एज सर्वेंट्स इन बिग इंग्लिश हाउसेस, और ब्लैक बॉयज जो है वो कॉमनली उनको वो जो है काम करते थे एज सर्वेंट्स इन बिग इंग्लिश हाउसेस। In this poem, Black has pointed out the comparison between the black and white boy. In the poem, the little black boy accepts his life as a gift from God. और यहाँ पे लिटिल ब्लैक बॉय जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जो लाइफ है वो गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। He takes it gracefully just as it is given and uses it to good purposes. So that life is not an easy one. He is probably a slave regarded by his overseer as one bereaved of light, a beast of burden destined for an existence of hard toil. No wonder that he cannot refer to God's gift simply as delightful. The light and the heat are received by flowers and trees and beasts and men, as comfort and morning joy in noonday. The beams of love are something that he must learn to bear. He is thankful for his life, but knows only too well that is hard. और वो जो है थैंकफुल है अपनी लाइफ के लिए, लेकिन वो knows only too well, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव साइड जानता है that it is a hard one, यानी कि उसको अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड तो पता है लेकिन वो हार्ड वन को नहीं जानता। ठीक है, ये इस पोएम का जो बेसिक मीनिंग्स है वो